नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई में लगातार खबरों पर से परतें हट रही हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हटाए गए हैं, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, उन्हें गृह विभाग भेज दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की छुट्टी हो गई है परमबीर सिंह की और उन्हें गृह विभाग में भेजा गया है। हेमंत नंगराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हैं। हमारे साथ सुनील सिंह हैं इस पर और जानकारी के लिए। सुनील, ये एक और बड़ी खबर मुंबई से, एक तो लगातार परतें खुल रही हैं सचिन वाजे वाले मामले को लेकर और अब पुलिस कमिश्नर की छुट्टी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो और जो विस्फोटक मिला था उसमें खुद मुंबई पुलिस के ही एक एपीआई सचिन वाजे का नाम सामने आया और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि जरूर इसकी गाज मुंबई पुलिस आयुक्त पर गिरेगी और परमबीर सिंह का तबादला हो सकता है। और हालांकि बीच बीच में खबरें आती भी रही, लगातार मीटिंग होती रही सीएम मुख्यमंत्री से, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इस बात को हमेशा से इनकार किया गया कि जब तक सबूत नहीं मिलते हैं ठोस, तब तक कोई भी कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। लेकिन अब जो है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और हेमंत नगराले जो हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र पुलिस के डीजी हैं, वो नए मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे और नगराले की जगह पर रजनीश सेठ को नया डीजी पुलिस महासंचालक बनाया जा रहा है। और जो परमबीर सिंह हैं, जो कि मुंबई पुलिस आयुक्त हैं, उन्हें जो है कि होम गार्ड का डीजी बना दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि इसकी किसी न किसी पर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, तो वो जिम्मेदारी एक तरह से परमबीर सिंह के ऊपर गई है, क्योंकि सचिन वाजे सीधे रिपोर्ट भी करते थे मुंबई पुलिस आयुक्त को, तो स्वाभाविक तौर पर उन पर गाज गिरनी थी, जो गाज गिर चुकी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक खबर ये भी आ रही थी कि गृह मंत्री भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री पर लगता है कि बात बन गई है और क्योंकि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है तो शायद वो बच गए हैं। लेकिन सिर्फ मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह इस पूरे मामले के केंद्र में पाए गए हैं और उन्हें हटा दिया गया है। ये शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि सुबह खबर आ रही सुबह से कि एनआईए ने किसी बड़े अफसर को समन किया है, बुलाया है पड़ताल पूछताछ के लिए। तो क्या सवाल है कि शायद अगर ये परमबीर सिंह होंगे और अगर उन्हें इस तरह का नोटिस देकर बुलाया गया होगा, तब लगा होगा सरकार को कि कहीं अड़चन में फंस सकते हैं, इसीलिए सरकार ने हो सकता है आनन फानन में एक कदम उठाया है। वरना कल तक हम देखें तो जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था और ये कहा था कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है तब तक सब लोग अपनी जगह पे काम करते रहेंगे, कोई हटाया नहीं जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने घोषणा कर दी है बाकायदा सार्वजनिक तौर पे कि मुंबई पुलिस के नए आयुक्त हेमंत नगराले होंगे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के डीजीपी हैं। जी, तो ये अनिल देशमुख ने ट्विटर पे भी लिखा है और उन्होंने ट्वीट किया है इस बारे में कि हटाकर इन्हें मौजूदा पुलिस कमिश्नर को, हेमंत नंगराले को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अभिषेक, कई चीजें लगातार इन खबरों पर से परतें हट रही हैं और जितनी परतें हटती है मामला उतना ही उलझता है। अब मुंबई के सरकारी अस्पताल से मनसुख हिरेन के शव की जो रिपोर्ट मिली है एटीएस को, उसके मुताबिक भी ये अस्पष्ट है कि उनकी मौत की वजह क्या थी। ये तमाम चीजें भी सामने आई हैं और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर ऊंचे स्केल पे इस तरीके तबादले हो रहे हैं। मुंबई पुलिस की काफी फजीहत इसमें हो रही है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आपका क्या इस पर आकलन है? देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर का जाना तय हो चुका था तभी जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर के दफ्तर से वो गाड़ी पकड़ी गई या बरामद हुई, जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसको अभियुक्त ने या जो सचिन वाजे हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने स्कॉर्पियो के पीछे रखा था। वो क्राइम ब्रांच की गाड़ी थी। अब जो नया डेवलपमेंट है कि आखिरकार पुलिस कमिश्नर को हटाने की ऐसी गले में फांस सरकार की क्यों फंस गई थी, तो एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो तिहाड़ जेल का जो एंगल सामने आया था, जिसमें दिल्ली की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है, जिसमें एनआईए को भी सूचना मिली थी कि कोई एक धमकी भरा मामला था जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था या दिल्ली के किसी आतंकी से, दिल्ली में जो आतंकी संगठन कोई सक्रिय है उसने धमकी दी है। इस बारे में ऐसे इनपुट्स मिले हैं एनआईए को, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो मामला बेहद पेचीदा है और उसमें जितने भी अप्रूवल्स हैं, मुंबई पुलिस ने जिस तरीके की जानकारियां दी या बाद में जानकारियां मिल रही थी,
उसमें एक बहुत बड़े लेवल के लोगों के हाथ होने का अंदेशा है। और ये बात मुंबई पुलिस के मुंबई के में जो बैठे हुए ठाकरे परिवार है, जो सत्ता चला रहे हैं, उनको भी कई सारे महकमों से दी गई कि ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ किसी गाड़ी का जिलेटिन रखने का नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र की सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके पास बहुत कुछ है। शरद पवार ने ये कहने की कोशिश की थी 45 मिनट की जो उनकी मीटिंग थी कि हमें एक लिमिट से आगे हमको मुंबई पुलिस का बचाव नहीं करना चाहिए, सचिन वाजे का बचाव नहीं करना चाहिए। जो लोग फंसे हुए हैं उनके फंसे होने में अगर एनआईए जांच कर रहा है तो उस जांच में आप सहयोग करिए। आप देखिए कि जो एटीएस ने, जिसका जिक्र आप कर रही हैं नगमा, कि एटीएस ने ये जो मनसुख हिरेन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो उसमें बहुत कंक्लूसिव नहीं थी, ऐसा बताया गया। बहुत सारे लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि उनको जानकारियां हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी से, विवादों से बचना चाहते हैं बहुत सारे लोग अब, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। तो इसलिए उसकी रिपोर्ट एक तरीके से हरियाणा की जो लैब है उससे रेफर की जा रही है। देर सवेरे ये जो मनसुख हिरेन की हत्या का मामला है ये भी एटीएस से निकलकर एनआईए के पास जरूर आएगा, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या सचिन वाजे ने कुछ जो भी सबूत थे उनको नष्ट करने की कोशिश की और फिर एक तरीके से जो सबसे बड़े विटनेस थे मनसुख हिरेन, उनकी हत्या की, ये इल्जाम है। और जो मुंबई पुलिस आयुक्त थे, कमिश्नर थे, वो सचिन वाजे उनको सीधे रिपोर्ट करते थे। ये मुंबई के हलकों में तमाम लोगों को पता है, इसमें कोई भी दबी छुपी बात नहीं है। वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर के दफ्तर में बैठते थे। बाद में उन्होंने गाड़ी वहीं पे जिन गाड़ियों का जिलेटिन रखने के लिए इस्तेमाल हुआ या बाद में उनको छोड़ा गया, लेके गए, उसमें पूरी की पूरी मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का इस्तेमाल हुआ है। ये अब कोई दबा छुपा नहीं है। एनआईए ने वहां से सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। एनआईए ने ये पूछा है कि आपकी इतनी बड़ी क्राइम ब्रांच की जो इंटेलिजेंस की यूनिट है वो इसमें शामिल थी, इतने सारे लोग काम कर रहे थे सचिन वाजे के साथ मिलकर, जिसमें 1-2 लोग नहीं बल्कि 6-7 लोगों के बात का नाम कहा जा रहा है। तो ये यूनिट बिना किसी के मदद के कैसे काम कर रही थी? हमें ये भी ध्यान रखना होगा नगमा कि क्या क्राइम ब्रांच के जो मुखिया हैं उनको जानकारियां हुआ करती थी तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अंदर खाने अगर आप बात करेंगे तो लोगों जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, ये जो राजनीतिक प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, तस्दीक कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच के जो आधिकारिक तौर पर मुखिया हैं, जॉइंट कमिश्नर, उनको तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारियां नहीं थी, क्योंकि सचिन वाजे उनको रिपोर्ट नहीं किया करते थे। वो जिन लोगों को रिपोर्ट करते थे उनको अकाउंटेबल बनाने की बात पिछले कुछ वक्त से चल रही थी, लेकिन आखिर तक एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एनसीपी पहले एक वक्त में परमवीर सिंह के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत संजीदा थी और उनको रखना चाहती थी। उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट की बात कही थी शुरू में, और अब उनकी तरफ से ही ये बात कही जाने लगी कि परमवीर सिंह को रखना अनटेनेबल है, मतलब अब उनको रखने में सरकार की किरकिरी हो रही है। और नगमा, हम सब जानते हैं कि एक सीमा से ज्यादा कोई भी राजनीतिक दल या सरकारें जो होती हैं वो अपनी ऊपर ज्यादा आंच नहीं आने देना चाहती हैं, और आंच जो है वो ठाकरे परिवार पे आ रही है, खुद एनसीपी पे आ रही है कि कैसे उनके महकमे को हैंडल कर रहे थे लोग। इतनी बड़ी बात चल रही थी, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर अगर जिलेटिन छंड रखने की बात हो रही है, वो जो कि विस्फोटक है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? और अगर इतने बड़े शख्सियत के घर के बाहर ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की क्या बात होगी? तो ये विपक्ष न सिर्फ हमलावर है, बल्कि विपक्ष इस बात को साबित करने में भी ठाकरे सरकार के खिलाफ कामयाब रहा है कि देखिए आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत लिजलिजा है और उसमें बहुत सारे छेद हैं और इसमें लोग सुरक्षित नहीं है, ऐसा बताने की कोशिश की गई। और ये एक जो परसेप्शन की लड़ाई है, छवि की लड़ाई है, उसमें विपक्ष जब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो लोग शुरू से कह रहे थे कि इसमें बड़े उच्च पदस्थ लोग शामिल हैं, उनकी जांच की जाए। जो परमवीर सिंह है उनकी इस्तीफे की मांग या उनको हटाने की मांग पहले से हो रही थी। और जो नोट गिनने की मशीन आई है अब पूरे सीन में नगमा, उसने मामले को राजनीतिक तौर पर और मुश्किल किया है ठाकरे परिवार के लिए कि सचिन वाजे जैसे व्यक्ति अगर एपीआई हैं तो वो मर्सिडीज में चलते हैं और मर्सिडीज में नोट गिनने की मशीन लेकर चलते हैं, तो आखिरकार और 5 लाख रुपए उस मर्सिडीज में वो छोड़ के गए हुए थे। तो ऐसा कौन सा वो कारोबार करते हैं कमिश्नर दफ्तर में, या जो कमिश्नरी है वो ऐसा कौन सा कारोबार करती थी जिसमें इतने लाखों करोड़ों के बारे न्यारे होते थे और ये लाखों करोड़ जा कहाँ रहे थे? अगर नोट गिनने की मशीन है तो जाहिर सी बात है कि ये
लाख 2 लाख को गिनने के लिए तो नहीं रखी गई होगी, इसमें कोई बड़े हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे। तो इसको लेकर अब सरकार बहुत ज्यादा बैकफुट पर है और ये उनके डैमेज कंट्रोल का एक छोटा सा काम है जो अभी किया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी एनसीपी के जो होम मिनिस्टर हैं उनकी जवाबदेही अभी भी खत्म नहीं हुई है। जी, आप कह रहे हैं कि ये छोटा सा कदम है, जाहिर है क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है, विपक्ष हमलावर है और होना भी चाहिए। जिस तरह पुलिस की संलिप्तता इसमें सामने आई है इस पूरे मामले में। सुनील हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। अभिषेक इस मामले की चर्चा कर रहे थे सुनील। अब सचिन वाजे की अगर बात करें तो इस केस से अभी ये जो सवाल उठता है कि आखिर सचिन वाजे को इसमें जो इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है उसकी जरूरत क्या थी और क्या इसका मोटिव है, वो किस हद तक पुख्ता तौर पे साबित हो पाया है। क्योंकि ये भी बात सामने आई कि सचिन वाजे जो पूर्व हेड थे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के और वो शायद एक बार फिर से लाइमलाइट पाने के लिए उन्होंने इस पूरी चीज को प्लान किया था। पर और क्या इसमें मोटिव के बारे में बातें साफ हुई हैं इस केस में? देखिए नगमा, जहां तक ये जो थियरी है कि सचिन वाजे ने लाइमलाइट में आने के लिए प्लान किया, ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि कमजोर थियरी है। क्योंकि सचिन वाजे वो शख्स हैं जो कि शुरू से विवादों में रहे हैं। उनके ऊपर 2002 में घाटकोपर ब्लास्ट के कस्टडी के आरोप में कस्टडी में रहे युवक ख्वाजा यूनिस की हत्या का आरोप है और 16 साल तक वो निलंबित भी रहे थे। इसके अलावा जब से 9 महीने पहले इन्होंने फिर से सेवा में बहाल हुए और सीआईयू का इन्हें इंचार्ज बनाया गया, उसके बाद से हाई प्रोफाइल सभी केसेस सचिन वाजे ही एक तरह से देखा करते थे। यहाँ तक कि आप देखें कि अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी के समय जबकि वो इनका संबंध नहीं था, अलीबाग का मामला था, फिर भी वहां पर वो देखे गए थे। और फेक फॉलोअर्स का मामला हो या फिर कार डिजाइनर छबड़िया का मामला हो, कई ऐसे मामले थे। और पूरे मुंबई में जो भी इस तरह के काम होते हैं, चाहे हम अवैध बोलें या फिर जो कानून को थोड़ा सा धज्जियां उड़ाकर कुछ काम किए जाते हैं, वहां पर इनकी चर्चा हुआ करती थी। और जो अब आप देख रहे हैं कि नोट गिनने वाली मशीन जो सामने आई है, ये पहले से लाइमलाइट में थे और इनकी दहशत थी, सिंघम के तौर पे इनकी एक पहचान बन चुकी थी। इसीलिए ये मामला जो है वो सिर्फ सचिन वाजे तक जुड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी एक साजिश का हिस्सा है जिसमें और भी लोग शामिल हैं, जो ऊपर के लोग भी हो सकते हैं या दूसरे और भी हो सकते हैं। ये बात जरूर है कि सचिन वाजे हो सकता है कि सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हो, ऊपर से बचाने के लिए, ताकि अगर वो अपने ऊपर वालों को बचाएंगे तो उनको भी बचा लिया जाएगा। जी जी, तो ये अभी आप कह रहे हैं कि ये कमजोर सी एक सा कयास लग रहा है या थियोरी लग रही है कि सचिन वाजे एक बार फिर से लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, एनआईए की तरफ से इस तरह का कहा गया था। धन्यवाद आपका सुनील इस जानकारी के लिए। अभी भी पूरी तरह से मामला साफ नहीं हुआ कि इसके तहत मतलब कॉन्स्पिरेसी क्या थी पूरी जब जो ये सब कुछ हुआ। वैसे हेमंत नंगराले जो हैं वो अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हैं और परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी अपॉइंट किया गया है। बात आपको करते हैं, बताते हैं अब सचिन वाजे की। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली उसे लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। मुकेश अंबानी को धमकी, उनके घर के बाहर जेलेटिन की छड़ों से भरी हुई स्कॉर्पियो छोड़ने वाले केस में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं अभी भी। और एनआईए ने काले रंग की एक मर्सिडीज बरामद की जिसमें से एक चेक शर्ट मिली है। खास बात है कि पीपीई किट में जो शख्स दिख रहा है उसने भी चेक शर्ट पहनी हुई थी। इस कार से 5 लाख कैश, स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट और नोट गिनने की मशीन भी मिली है। शक है कि 17 फरवरी को मनसुख विक्रोली में स्कॉर्पियो सड़क पर छोड़कर क्रॉफर्ड मार्केट आए थे तो सचिन वाजे से इसी कार में बैठकर बात की थी। स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वाजे को सौंपी थी। कार से 1 बोतल मिट्टी का तेल भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल पीपीई किट जलाने के लिए किया गया होगा। एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है।
दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा पावर देने से जुड़े बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री और नेता इसमें शामिल हुए। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि इस बिल के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब एलजी है, यानी सरकार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगी और उसे हर काम के लिए एलजी की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चोरी से सत्ता हथियाना चाहती है। केंद्र की भाजपा सरकार ने फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा। जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 65 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया। इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम इधर दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन आपको ले चलते हैं सीधे बंगाल, जहां पर चुनावी दंगल जोरों पर है और तृणमूल कांग्रेस की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इस समय तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो लोगों के सामने पेश कर रही हैं। गुरु गोविंद থেকে শুরু করে গুরু রবিদাস থেকে শুরু করে বিরসা মুন্ডা থেকে শুরু করে সিধু কানু দহর থেকে শুরু করে রঘুনাথ মুর্মু থেকে শুরু করে রঘুনাথ মাহাতো থেকে শুরু করে সবার পথপ্রদর্শক হিসেবে আমরা তাদের কাছ থেকে তাদের আদেশ নিয়ে তবে আমরা দিন শুরু করি। যে কাজগুলো ইতিমধ্যে আমরা করে গেছি তা সারা পৃথিবীর নজর কেড়েছে এবং আপনারা জানেন আমাদের অনেকগুলো কাজ সারা বিশ্বে 1 নম্বর হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস আমাদের কন্যাশ্রী প্রজেক্টকে 1 নম্বর প্রজেক্ট হিসেবে পাবলিক অ্যাওয়ার্ড দেবার যে 1 নম্বর প্রথম পুরস্কার আমরা পেয়েছি। 2 হচ্ছে সবুজ সাথী প্রজেক্ট, আমাদের সবুজ শ্রী প্রজেক্ট, আমাদের এগুলোও কিন্তু সমস্ত ইউনেস্কো, ইউনাইটেড নেশনসের সমস্ত পুরস্কার পেয়েছে। আমরা 100 দিনের কাজে ভারতবর্ষে আজ নাম্বার 1। স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি চাকরি আমরা সৃষ্টি করেছি। লকডাউন এবং নোটবন্দির ফলে যখন সারা ভারতবর্ষে 40% বেকারি বেড়েছে, বাংলায় তখন কিন্তু 40% দারিদ্রতা আমরা কমিয়ে দিয়েছি। বেকারি না কমলে কিন্তু দারিদ্রতা কমে না, দুটোর সাথে সম্পর্ক আছে। আপনারা জানেন মানুষের ইনকাম বেড়েছে। আজকে আমার কৃষকদের ইনকাম 3 বার হয়ে গেছে, 3 ডবল বেশি হয়েছে, 3 ডবল। তো এইভাবে ধরুন ছাত্র যৌবন থেকে শুরু করে আমরা অনেক কর্ম সৃষ্টি করেছি। যেমন শুধু 100 দিনের কাজে আমরা যে 1,75,00,000 কর্মদিবস সৃষ্টি করেছি। এইরকম মনে রাখবেন এমএসএমইতে আমরা নাম্বার 1, ওখানেও লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকরি আমরা দিয়েছি, কর্মসংস্থান করেছি। এমনকি কোভিডের সময় যখন লকডাউন হয় বাইরের বহিরাগত নয়, যারা বাইরে কাজ করে, যারা আমাদের ঘরের ভাই বোন, তারা প্রত্যেকে যখন চলে এসছে তাদের না ছিল খাদ্য, না ছিল কোনো রুজি রোজগার, সেরকম অনেক 75 লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি করেছি। এইরকম মনে রাখবেন এমএসএমইতে আমরা নাম্বার 1, ওখানেও লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকরি আমরা দিয়েছি, কর্মসংস্থান করেছি। এমনকি কোভিডের সময় যখন লকডাউন হয় বাইরের বহিরাগত নয়, যারা বাইরে কাজ করে, যারা আমাদের ঘরের ভাই বোন, তারা প্রত্যেকে যখন চলে এসছে তাদের না ছিল খাদ্য, না ছিল কোনো রুজি রোজগার। ममता बनर्जी ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। उसकी क्या विस्तार है हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन वापस दिल्ली की बात। दिल्ली में जो अधिकारों की लड़ाई छिड़ी हुई है चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच, और जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो यहां पर चोरी से सत्ता चाहती है, फिर चुनी हुई सरकार का क्या मतलब रह जाता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है इस समय, शरद शर्मा। ये जो अधिकारों की लड़ाई
लड़ाई है, इसमें जो टकराव है और जिसका आज प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दिया जंतर मंतर पर। शरद, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आज ये प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का, ये कितना बड़ा प्रदर्शन था, इसमें कितनी भीड़ भी लोगों की भी शामिल हुई, ये क्या लग रहा था इसे देखकर मूड, और आगे ये समझेंगे फिर कि जो टकराव है वो आ कहाँ पर रहा है, एलजी के अधिकार क्षेत्र किस तरह से बढ़े हैं। देखिए, प्रदर्शन तो अच्छा खासा था और दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय सत्ता में है और अभी हाल में साल भर हुआ इनको जीते और अभी हाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मूड तो जो है पार्टी वर्कर का जो है वो इस समय मनोबल जो है वो ऊंचा है, तो इसलिए अच्छी खासी संख्या जो है नजर आई। साथ में क्योंकि कार्रवाई जो है वो ये हो रही है कि ये बिल पास होने से ये तय है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, न सिर्फ उसके अधिकार सीमित हो रहे हैं, उसके अधिकार कम हो रहे हैं, बल्कि विधानसभा के भी अधिकार जो हैं वो कम हो रहे हैं। इसलिए जो पार्टी का जो काडर है, जो वर्कर हैं, पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, वो उनमें आक्रोश जो है वो अच्छा खासा दिखाई दिया। आपने टकराव की बात पूछी, तो टकराव तो है इसमें अच्छा खासा, लेकिन बात यह है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास बहुमत अच्छा खासा है, तो थोड़ा बहुत राज्यसभा में आम आदमी पार्टी अगर कोशिश करे तो कर सकती है, इसके अलावा लोकसभा में तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक बात यहाँ ज़रूर ये कही है कि एक तरफ वो संघर्ष जारी रखेंगे इसके खिलाफ। संघर्ष किस रूप में होगा ये अभी तय नहीं है, क्या कोर्ट में जाएंगे ये अभी तय नहीं है, क्या राजनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालेंगे ये तय नहीं है। हो सकता है दोनों तरीके से जो है हल निकालने की कोशिश की जाए, ये तय इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक केवल पेश किया गया है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, ये पास नहीं हुआ है, इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो अभी एक तो ये बात है, और दूसरा उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि दिल्ली के लोग ये भरोसा रखें कि अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल उनके काम करवाना जारी रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर लोगों ने भरोसा जताया है, तो अरविंद केजरीवाल इस भरोसे को किसी तरह से हिलने ना दें, क्योंकि उनकी राजनीति तभी आगे बढ़ेगी जब वो ये दिखाएंगे कि देखिए मैंने मुख्यमंत्री होकर या सरकार में होकर मैंने ये काम किए। तो जब वो अपनी गवर्नेंस का मॉडल दिखाएंगे, अपने काम दिखाएंगे, तभी जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर जो है दूसरे राज्यों में जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास भी हो गया तो 2018 से पहले की जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति भले ही दिल्ली के अंदर हो जाए, लेकिन उस स्थिति के अंदर भी हमने जो है धरना कर उपराज्यपाल के यहाँ अपने काम निकलवाए थे। तो अगर ऐसा भी होगा तो ये भी करना पड़ेगा और संघर्ष जो है वो अपना जारी रखेंगे। तो एक तरह से लाइन सेट कर दी है कि उन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार है, वो अगर चाहेगी तो बिल पास करा ही लेगी, तो कराने के बाद ऐसा ना हो कि सबका मनोबल टूट जाए। तो इसीलिए संघर्ष भी जारी रहेगा और दूसरी तरफ जो काम है दिल्ली के लोगों के, भले ही देरी होगी लेकिन काम करवाना जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उनको चुना है, उनको भारी बहुमत से चुना है। तो इसके साथ जो है वो किसी भी सूरत में लोगों को मायूस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका शरद। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, उसके बाद लौटते हैं वापस महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां पर तबादला हो गया है इस समय पुलिस कमिश्नर का और नए पुलिस कमिश्नर आ गए हैं। पुलिस कमिश्नर मुंबई के जो परमबीर सिंह थे उन्हें हटाया गया है और हेमंत नगराले नए कमिश्नर हैं। और सचिन वजे के इस मामले में किस तरह से अब परतें खुल रही हैं, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस खबर पे। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। आज ही नरेश टिकैत ने कहा कि उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए। किसान आंदोलन को लगभग 110 दिन हो गए हैं। दिल्ली के 2 बॉर्डर्स पर हजारों किसान दिन रात धरने पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर वो शख्स हैं जिनका 50 साल का राजनीतिक इतिहास है। 26 साल की उम्र में विधायक बने, इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ बोले तो उनको जेल में डाल दिया गया, राज्यसभा सीट छोड़ दी, वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे। एक लंबा राजनीतिक इतिहास और वह खुद एक किसान नेता हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। 370 जब हटी तो आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। सर, आप अभी राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में आपने एक बयान दिया किसान आंदोलन को लेकर के। इस पद पर रह करके ऐसा कम ही देखने को मिला है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राज्यपाल रह करके ये बात बोल दे सिस्टम के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ ही सही।
सर, किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप मंत्री रहे हैं, जनता की राजनीति की है, आपने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, आपने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पूरे किसान आंदोलन पर सर आपका क्या कहना है, क्या विचार हैं आपके? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, मैंने जो भी बोला है वो सही बात यह है कि वो हमारी सरकार और हमारी पार्टी के काम आने वाला है। न बोलने से पूरा टर्फ हमने अपने ओपोनेंट्स को दे दिया, वही घूम रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। किसानों में जब तक ये नहीं लगेगा कि हम भी तुम्हारे हमदर्द हैं तो हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। वहाँ मैं कोई वहाँ प्रेस नहीं किया था, मैं पर्सनल काम में गया था, शादी में गया था, तो मुझसे आप ही की तरह बाइट लेने के लिए उन्होंने कहा कि साहब आप गवर्नर थे तो आप क्यों बोले, क्या बात हुई, किस चीज़ से आप आजिज़ आके बोले। तो मैंने कहा और ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कुतिया भी मर जाती है तो सरकारें उसके लिए भी संवेदना संदेश भेजती हैं। और 250 किसान मर गए बॉर्डर पे, कोई बोला नहीं है। तो मैं उन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूँ, उसको मैं बहुत सीरियसली लिया और मैं उससे बहुत आहत था और हूँ, इसलिए मैं बोला। घबराते नहीं है सर? आप राज्यपाल हैं, सिटिंग हैं, और सर आपका एक, मुझे पता है आपको फीडबैक आता है, बहुत फीडबैक आता है। आपने एक बात बोली कि आपने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई थी। सरकार में भी जो लोग हैं वो जानते हैं सर आपकी अहमियत, सत्यपाल मलिक का होना उनके लिए क्या मायने रखता है वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोले, डर नहीं लगता? घबराते नहीं है सर? नहीं, डर इसलिए नहीं लगता कि मेरे जो लीडर्स हैं पार्टी के या सरकार के, उनको जब मुझे ये लगेगा कि मैं उनके लिए नुकसानदेह हूँ और वो मुझे कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ के बाहर आ जाऊंगा, फिर बिना गवर्नर हुए बोल दूंगा। सर, आपको लगता नहीं कि अब हल निकलना चाहिए? 110 दिन हो गए हैं, आपने बोला कि आपकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, गृह मंत्री से बात हुई, तमाम लोगों से बात हुई, आपको लगता नहीं इसका हल निकलना चाहिए? आपने बोला कि अगर एमएसपी पे बात है तो ये तो वही तमाम आपने जो बातें कही हैं उसी पर ही कि एमएसपी पर बात कर लें, आप भी हल निकाल देंगे। मैं इस राय का हूं कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट में बहुत दूरी नहीं है। और मैं अनऑफिशियली बहुत लोगों से बात कर रहा हूं दोनों पक्ष में कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। ये सॉर्ट आउट हो सकता है। किसान नेताओं में भी एक समझदारी ये विकसित हो रही है कि नहीं, इसको कहीं हल करना है, और सरकार में भी कोई अनरीजनेबल नहीं है, ना प्रधानमंत्री अनरीजनेबल हैं, ना दूसरे लोग हैं, तो इसका रास्ता निकल सकता है। इसमें तो सिर्फ जो लोग हमारा नुकसान चाहते होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि हल निकले। मैं श्योर हूँ ये बहुत जल्दी हल निकल जाएगा। सर, बहुत छोटी बात होगी, बड़ी वक्त कम है, हम मिल गए आपसे इत्तेफाक से, तो आपको हमने रिक्वेस्ट किया, आप बात करने को तैयार हुए हमसे। बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो गई है कुछ इलाकों में, चाहे वो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि वो अपने ही गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि पार्टी के लिए फायदेमंद है, तो क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी को ये आंदोलन नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, अगर यही एटीट्यूड रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देन तो वी लूज इंटायर वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा। लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो हमारा ही रहेगा वो। मैं गया था जब अपने गांव के पास मीटिंग में अभी 4 दिन पहले, तो 5-7 हज़ार लोग थे, सारे किसान थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, चूँकि उन्हें पता था कि मैं इस पक्ष का हूँ कि किसानों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। लेकिन अगर आप किसानों को ये कहने जाओ कि तुम पागल हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो, तो तुम दिक्कत में आओगे। चूँकि एंगर लेवल, एलियनेशन लेवल बहुत हाई है, गाँव में बहुत नाराज़गी है। कल ही मैंने एक क्लिप देखी जिसमें एक एमएलए को उठा के रनखंडी गाँव में गाड़ी में डाल के और गाड़ी में लात मार के भगा दिया, और गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। बहुत ख़राब हालत है। तो जल्द हल निकलना चाहिए, जल्दी से जल्दी, और निकल सकता है। किसान लीडरशिप में भी एक रीजनेबलनेस आ रही है और सरकार में भी। वो इंतजार कर रहे हैं सरकार के बातचीत के बुलावे। सरकार अब बुला के बातचीत शुरू करनी चाहिए। जब बातचीत हो, भाई जब वियतनाम की लड़ाई हो रही थी और बम बरस रहे थे, तब भी पेरिस में पीस टॉक्स हो रही थी। तो कोई भी लड़ाई हो उसके साथ साथ पीस टॉक्स चलती हैं। ये सत्यपाल मलिक साहब थे। थोड़ी सी बात की, लेकिन थोड़ी बात में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, और उनको ये भी लगता है कि शायद उनके बयान से पार्टी का नुकसान नहीं है, पार्टी का फायदा है, और उनके ये बोलने से शायद सरकार की साख किसानों में थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अक्सर उन्होंने कहा कि जब कोई जानवर ही मर जाता है तो शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, तो यहाँ तो 200 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।